Thank you, Vikas, sir. Ladies and gentlemen, as since morning we were awaiting our Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan, to join us for the launch of State of School Education in Rural India report. He is here with us. Welcoming Shri Dharmendra Pradhan, sir. Honorable Education Minister, Government of India. Mr. Dharmendra Pradhan is serving as the Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship in the Government of India. An alumnus of Talcher College and Utkal University, Honorable has also served as Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel. Welcome, sir. Sir will be launching our State of School Education in Rural India report. Can we have the reports? We would like you to actually pull it out of the bag to unveil it. Thank you. Thank you. Anish, please. Thank you so much, sir, for unveiling our report. For more on the findings of the report and the India Rural Colloquy, I welcome Shri Dharmendra Pradhan, sir, to come on dais and speak about the report as well as India Rural Colloquy. Welcome, sir. नमस्कार। इस स्वयंसेवी संगठन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया की आज इस रिपोर्ट अनवेलिंग कार्यक्रम में उपस्थित तथा डे लॉन्ग वर्कशॉप में उपस्थित मंच पे आदरणीय श्री अरुण महिरा जी, रश्मि शुक्ला जी, भारती रोमोला जी, अनीश कुमार जी तथा सभी महानुभव। मेरे को कहा गया कि इस रिपोर्ट के बारे में कहूं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी तो ये उन्मोचन हुआ। ऐसा नहीं, उन्होंने पहले मेरे को रिपोर्ट भेजा था लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया, इसलिए मैं उचित नहीं होगा उस रिपोर्ट की कंटेंट के बारे में कुछ बोलना। लेकिन मैं यहाँ आने के पहले रुबेंदा को पूछा था, रुबेंदा इसमें मैं आप इस दुनिया से मेरा परिचय कम है, मैंने आप लोग जो यहाँ हो रुबेंदा को छोड़ के मैं बाकी किसी मित्रों को इस मेरा बहुत परिचय नहीं है, इसलिए शिक्षा में सबकी अपना अपना अभिमत रहता है, रहना स्वाभाविक भी है। और उसमें आपने निश्चित रूप में, मैं इतना ही शायद कह सकता हूँ, एक रिफॉर्म के लिए, एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए आपने इस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग किया होगा। मैं आते आते थोड़ा ही उसकी फास्ट पेज को देख रहा था, उसमें अगर मेरी
समझ ठीक है, माई अंडरस्टैंडिंग इज प्रॉपर, आपने रूरल इंडिया के स्कूल्स एजुकेशन के बारे में स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन रूरल इंडिया ही पूछा है। पहला आपकी पारा एक्सप्लेन करती है सर्वे फाइंडिंग्स में डेमोग्राफी। कभी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने उसमें महिलाओं को संख्या ही क्यों कम किया है? कि आपका तो चुनाव नहीं है ना। इलेक्शन सर्वे वाले एक अज्यूम कर लेते हैं कि महिला, वुमेन आर नॉट सो वोकल इन आवर कंट्री, मेल डोमिनेट्स द ओपिनियन ऑफ द रूरल एरिया एंड सोसाइटी, so we'll ask more question to males in comparison to female. बट आप जैसे स्वयंसेवी संगठन की ये बायसनेस क्यों है? कुछ कारण होगा, आपकी भी एक अनुभव होगी, लेकिन मेरा समाज में जो 40 साल घूमने के अनुभव है, आज at this juncture in rural area women are not so shy, they are no more introvert, they are vocal, they are very focused on their priorities due to so many socio-economic development. तो उस समय में आपकी रिपोर्ट के बारे में मैं उतना ही टिप्पणी करूंगा कि आपकी ये इम्बैलेंस डेमोग्राफी में क्यों है। मैं उसको आपको कोई प्रश्न चिन्ह भी खड़ा नहीं करता, मुझको आगे बैकग्राउंड भी मालूम नहीं कि आपने कुछ सोच के लिया होगा, लेकिन ये मेरे को, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, इसलिए चुनाव वाले अभी तो नजदीक आए तो हमको सर्वे वगैरह और ध्यान में आती है। आई थिंक फॉर ए एनजीओ, फॉर ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, if you have your survey company might have a approach or your statistician might have a method, I think it's not fair. It has to be representative. It has to, because in primary education today, आज की दिनों में भारत में जो एंट्री लेवल की स्टैटिस्टिक्स है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज भारत में 100% है एंट्री लेवल पे। ये कंटिन्यू करता नहीं करता है आगे। ये जब 100% में मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, जब प्राइमरी एरिया में रूरल हो, अर्बन हो या अर्बन स्लम्स हो, उस सारे में एंट्री लेवल पे इक्वल एंट्री हो रहा है, तो आप अनुभव लेने के लिए दोनों को इकट्ठा पूछो। और आज के दिनों में पिछले 75 साल में हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लीडरशिप, आज तो देश की राष्ट्रपति वुमेन है, और आपकी जो वर्णन है रूरल इलाका की, शायद आज की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू एक केस स्टडी है। अपने गांव की हिम्मत करके स्कूल, कॉलेज, लीडरशिप प्रोसेस में जाने में पहला महिला है। आज की झारखंड, पुराने बिहार और उड़ीसा की एक रिमोट पार्ट की गांव की वो रहने वाली है, स्कूल टीचर है। तो ये पिछले 75 साल से, अगर मैं आजादी की समय की लीडरशिप को, पॉलिटिकल और एकेडमिक दोनों लीडरशिप की 5-10 नामों को याद करके आज तक मैं उसकी हिसाब करता हूं, भारत में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कभी कम नहीं रही है, और आने वाले दिनों में कम होने भी नहीं देना है, और है ही नहीं। कुछ इश्यूज हैं, उसको हम सब मिलके ठीक करेंगे आगे। लेकिन मेरा, और आपने फोटो में बहुत बच्चियों का भी फोटो दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ दिस रिपोर्ट इज दिस मच, इज ओवर। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Parliament is on today. I have to table a bill in Rajya Sabha. So I have some other and opposition party has brought a no confidence motion on our government. So a lot of political debate is on in the Parliament. So I have to rush back with due apology in the beginning. I will focus my 2-3
experience, I can say, as a student of public policy and being the in charge of education sector of India, मैं रोज पढ़ाई करता हूं, रोज नई विषय सीखता हूं। और मैं यहाँ आप जैसे सामाजिक संगठन के पास इसीलिए आया हूं कि शायद मैं मेरे निर्णय करने के समय में कुछ मेरे को दो चीज नया जानकारी मिले। ये रिपोर्ट मेरे को दो चीजों को निर्णय करने में मदद करेगा, इसी माइंडसेट में मैं यहाँ आया हूँ। और मैं पिछले लगभग मेरे को एजुकेशन सेक्टर में काम करते हुए 2 साल हो गया। एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन होते हुए भी 3 साल हो गया। उस 3 साल की अब एक्सपीरियंस और इनसाइडर व्यूज के नाते हर एक चीज की गॉसिप का अपना महत्व रहता है। गॉसिप कौन कर सकता है? जो इनसाइड व्यू ही देखता है। तो आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑन इनसाइड व्यू, एज इनसाइड व्यूअर। मैं उस हिसाब से 2-3 विषय इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहूंगा। फ्रेंड्स, हमारी देश में, और मैं मानता हूं कि भारत एज ए सिविलाइजेशन, भारत एज ए सोवरेन कंट्री, आज सोवरेन कंट्री कहेंगे और उसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, इसको एक सिविलाइजेशन कहा जाएगा। इस सिविलाइजेशन को अगर हम एक सेंचुरीज का और हजारों साल की एक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कुछ चीज तो, और आज की प्रेजेंट डे सोसाइटी, विशेष करके यंग जनरेशन, कोई भी विषय उसके सामने रखो, दे नीड प्रूफ, दे नीड साइंटिफिक एंडोर्समेंट, दे नीड डाटा, दे नीड ट्रूथ। अगर भारत की सिविलाइजेशनल जर्नी को हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास कम से कम उसको वेस्टर्न वर्ल्ड स्टोन एज की नाम दे या प्री पैलियोलिथिक एज की नाम दे, या उसको डिफरेंट सेंचुरीज की डिफरेंट जर्नी में अर्ली, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम दे। इट्स ए नोमेनक्लेचर बाय डिफरेंट इंटरप्रेटर, डिफरेंट हिस्टोरियन और प्री हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। लेकिन हमारी सिविलाइजेशन में हमारे पास, अगर मैं नॉलेज पे फिर फोकस करता हूं, हमारी देश में नॉलेज की जो इंटरप्रिटेशन, उसकी कल्पना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं हम सभी के श्रद्धा के केंद्र भारत की शिक्षा की एक प्रमुख पिलर, भारत की सामाजिक जीवन के एक प्रमुख पिलर बाल गंगाधर तिलक जी को कोट करूंगा। हमारी सभ्यता की जो मूल ग्रंथ है वेद, जिसकी कई सारे साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन आज भी हो रहा है, उसकी आयु कम से कम 8 से 10 हजार साल की है। उससे लेके आज की एनईपी तक, उसमें हमारे देश में 2-3 चीजों पे कुछ फंडामेंटल्स हमारी रही है। 2-3 चीजों में शायद उसकी प्रारूप अलग अलग हुई होगी, लेकिन फंडामेंटल्स हो ही रहा। नॉलेज विल ट्रैवल थ्रू सम आइडिया, इट हैज टू हैव सम लैंग्वेज, इट हैज टू हैव सम फॉर्म, सम एक आकार रहेगा। ज्ञान एक आकार में परिवर्तित होगा। कभी वो माइथोलॉजिकल किताब हो सकता है, या आज कोई फिजिक्स की किताब हो सकता है। इसकी जो जर्नी है कि ये, और आज अमेज़न की या किंडल की पैड के ऊपर पहुंची हुई ज्ञान हो सकता है। लिपि रहेगा, लैंग्वेज रहेगी। विद दिस बैकग्राउंड इस एनईपी ने महत्व क्या दिया है? There is a consensus today in the modern society, 80% of the brain development of a child, the age group, when the age group of 3 to 8, बच्चा जब 3 से 8 तक रहता है, in that age group 80% brain development is completed. भारत की आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी को पहले महत्व दिया है कि हमें एक एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनानी है जिसमें ये बच्चे विद्या प्रवेश कर सकते हैं।
अभी भी सिस्टम है, आंगनबाड़ी हमारे देश में काम कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी न्यूट्रिशन है। शहरों में प्ले स्कूल काम कर रहा है, ये अफोर्डेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ विषय है। जब हम आरटी की कल्पना करते हैं, उस समय में देश की सरकारों की दायित्व होती है। शिक्षा एक कॉन्करेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की विषय है। राज्य सरकारों की, भारत सरकार की दायित्व है 3 से 8 साल की बच्चों के बारे में, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ व्यवस्था बनाएं। यह पहला आवश्यकता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसको, उस दायित्व को पूरा किया है। और पिछले 3 साल के अंदर उस फाउंडेशनल कोहोर्ट के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता है, उसको भी सरकार ने इस बीच में बना लिया, एनसीईआरटी ने बना लिया है। ये मानता हूं कि ये एक फाउंडेशनल काम, नींव के पत्थर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उसके ऊपर रखा गया। उसके अगर मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं, ये सब होगा कैसे? यहां जब मैं आया, और शायद आज दिन भर में बहुत lot of foreign dignitaries are also a part of this day long workshop. आज भारत की नीति निर्धारकों की एक मानक बनी है, हम कामकाजी भाषा हमारी अंग्रेजी बनाएंगे। मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं रुवेंदा जैसे मेरे बड़े भाई से मिलकर थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो मेरा भी ठीक हो गया है। मैं कोई अंग्रेजी का आई एम नॉट अपोजिंग एनी लैंग्वेज, लेकिन आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। वो क्या है? जब तक मैं जिस भाषा को बचपन से पहली बार सुना था, शायद होगा तो 7-8 साल महीने की जब होगा, शायद मेरे दिमाग में घुसा होगा बात। क्योंकि छोटा बच्चा अपनी बात को रिस्पॉन्स कब करता है? जब 4-5 महीने में हो जाता है। मैंने पहला शब्द कब कहा होगा? जब मेरे को 1.5 या 2 साल हुआ होगा। अगर मैं उस भाषा पे पहला शब्द लिखा, अगर उस भाषा में पहला किताब अक्षर पढ़ा, तब मेरे दिमाग की स्पष्टता उसी से बनेगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरा प्रमुख रिकमेंडेशन रहा कि अर्ली स्टेज की पढ़ाई को, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द क्लैरिटी, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, इट हैज टू बी इन द मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। दैट डजंट मीन्स will not opt any foreign language or any other language. It's up to the choice of the student, choice of the parents. Where are they how their lifestyle? वो अपना विषय की, ज्ञान की विषय सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं जुड़नी चाहिए। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में समझ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के अपने आप में एक स्पर्धा हो रहा है। समझ वालों को लगता है कि अगर हम अंग्रेजी में नहीं कहेंगे, शायद हमारी सामाजिक मर्यादा नहीं बन पाएगी, शायद हम थोड़ा अनपढ़ कहे जाएंगे। ये जो एक डायलेमा हमारे दिमाग में, एक जो अंतर्द्वंद चलता है, ये हमारे देश में 75 साल में हमें कभी कभी लगता है, ये हमारे विषय को एपीजे अब्दुल कलाम अपने प्रारंभिक दिनों की, वो जो बच्चे हो के अपने पिताजी की नौका के ऊपर बैठ के विमान को दिखे होंगे, जिसमें से उनके दिमाग में आया कि मैं एक एरो साइंटिस्ट बनूंगा, स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। उस समय में उनको अंग्रेजी नहीं आता होगा। शायद एरोप्लेन की पहला शब्द उन्होंने तमिल भाषा में ही समझा होगा। इसलिए तो इसकी तो अनेकों प्रमाण है। और आज के दिनों में बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमी कोई भाषा से बंधे नहीं हुए हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसमें ध्यान दिया है, प्रारंभिक दिनों की पढ़ने की, समझने की, पढ़ाने की व्यवस्था हमें विदाउट एनी कंपल्सन, ऑप्शन तो रहेगा विद्यार्थी के पास। इसलिए इस बार हमने, जब एनसीईआरटी की किताब बन रहा है, तब हमने योजना बनाई है 12th स्टैंडर्ड तक भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक रखा जाएगा। यह बच्चे के ऊपर और अभिभावकों और शिक्षक के ऊपर रहेगा किसमें हो जाए। ऑप्शन तो हमको आज ऑप्शन नहीं, हम ऑप्शन देना पड़ेगा। दूसरी विषय हमने तय किया कि सीबीएसई जो नेशनल बोर्ड है, नेशनल बोर्ड अभी टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रखा गया है। इस ऑप्शन को हमने थोड़ा ब्रॉड किया है। जो व्यक्ति चाहेगा, जो बच्चा चाहेगा, उसको
22 भारतीय शेड्यूल लैंग्वेज में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। ये एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है एनईपी के कारण। दूसरी एक विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोगों ने उल्लेख किया है, भारत में कभी मैंने उसको थोड़ा जब अध्ययन किया इन दिनों में, ये सब बीए तक क्यों पढ़ते, यूजी क्यों पढ़ते हैं, सब बच्चे यूजी तक क्यों जाते हैं? इसके कारण है कि कॉलोनी की पीरियड में सर्विस की आवश्यकता थी, नौकरशाह खड़ा करने की एक आवश्यकता थी। उस नौकरशाह की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कॉलोनी वालों ने सोचा इट हैज टू बी ग्रेजुएट। वो चल ही रहा है अभी तक। अभी दुनिया एक दूसरे दिशे पे जा चुकी है, दुनिया एक दूसरे दिशे पे जा चुकी है। दुनिया कॉम्पिटेंसी के रास्ता पे है। डेवलप्ड इकोनॉमी में स्कॉलरशिप दिया जाता है, कौन अपनी कैंपस छोड़ के पढ़ाई छोड़ के व्यवसाय करेगा, इनोवेशन करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा तो उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। या हमारा ओयो का रितेश अग्रवाल ऐसे ही एक अच्छा कैंपस छोड़ के एक स्कॉलरशिप लेके ये दुनिया बनाया है। यहां का भी पराकाष्ठा आ चुकी है। ये दर्शाती है कि डिग्री और कॉम्पिटेंसी दो अलग चीज है। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। आज के हमारे एजुकेशन मेथोडोलॉजी में, एजुकेशन में हमें कोई बहुत व्यवस्था हमने नहीं बना पाया है कि कॉम्पिटेंसी भी साथ साथ में आएगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसमें महत्व दिया है कि स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमारे देश में 30 करोड़ बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेजेस में हैं। 26 करोड़ 260 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स आर देयर, 40 million higher education college going students are there. 15 लाख स्कूल्स हैं, 1 करोड़ स्कूल टीचर है, 1100 यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन है, 50,000 कॉलेजेस हैं। ये सब 30 करोड़ की दुनिया में 300 मिलियन पे जुड़ते हैं। हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन लगभग 50 करोड़ है। ये वर्किंग एज ग्रुप की लगभग 50% है। डेवलप्ड इकोनॉमी में वर्किंग एज ग्रुप की 75% लोग काम करते हैं। दैट मीन्स हमारे यहां और 25% लोग काम नहीं कर रहे हैं। नॉलेज इकोसिस्टम पे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पास चुनौती है। हमारी एजुकेशन इकोसिस्टम पे सारे लोग कैसे कम से कम बाल बाटिका 1 to 12, ये जो 15 साल की बेसिक पीरियड है, 3 साल से 18 साल तक, इस एज ग्रुप में बेसिक एजुकेशन, बेसिक कॉम्पिटेंसी, बेसिक स्किल सभी के पास आ जानी चाहिए। फिर उसके पास जिसकी जो एक्सपर्टाइज और जिसकी एप्टीट्यूड जहां बनता है उसमें वो आगे जाए, नहीं तो वर्कफोर्स में जाए। इसकी कोई स्ट्रक्चर व्यवस्था ऐसे नहीं, बिल्कुल जीरो है ये भी नहीं कहूंगा मैं। इसको थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से एस्पिरेशनल, सोशल प्रेस्टीज के साथ एक चुनौती राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने था, बनाने वालों के सामने था, उसमें यह ध्यान दिया गया है। मैं इसे 3 विषय को कह के आज मेरे बात को समाप्त करता हूं। भारत, और आपने विषय भी बहुत बढ़िया रखा कि इंडिया 100, आने वाले 25 साल हम 47 को जब पहुंचेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 और 2 इकोनॉमी में पहुंचेंगे साइज में। और दुनिया हमको कैसे दिखता है, एंटायर वर्ल्ड में नॉलेज कैपेसिटी किसके पास होगा आने वाले 25 सालों में, उस नॉलेज कैपेसिटी की प्रोडक्टिविटी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा,
और हमारी भी आवश्यकता है। मैं अगर आपको एक उदाहरण देकर मेरे बात को समाप्त करूंगा, एनर्जी हम सभी की मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक इनएविटेबल कमोडिटी बन चुकी है। आज हम ग्लोबल एवरेज में, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में इंडिया इज द नंबर 3 नेट एनर्जी कंज्यूमर आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। इंडिया इज द नंबर 3 नेट एनर्जी कंज्यूमर। इफ विल गो बाय द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, India is 1/3 of the global average. That means in the next 25 years, our energy consumption will be increased. What will be our source? Will it be from fossil fuel background? Will it be alternative energy? Will it be renewable energy? Will it be hydrogen? ये कैसे होगा? ये अगर हमारी एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम, आप जैसे संगठनों के लोग मिलकर काम करेंगे तो होगा। मैं एक एनर्जी का उदाहरण दिया, मैं इसे 100 उदाहरण दे सकता हूं। और उस जर्नी में अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग फॉसिल फ्यूल में चले जाएंगे तो हम दुनिया के सबसे बड़ा पोल्यूटेंट बन जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के सबसे बड़ा, आज हम सस्टेनेबिलिटी के दुश्मन नहीं है। इंडिया इज नॉट द पोल्यूटिंग, इज नॉट द पोल्यूटेंट कंट्री। वी आर नॉट पोल्यूटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट। हम आज एनर्जी में लीडरशिप रोल पे पहुंच रहे, सोलर में, हाइड्रोजन में, एथेनॉल में, बायोगैस में, हाइड्रो में, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड में। हमारे पास बहुत कोयला है, लेकिन हमारी बास्केट में हम सारे सोर्स डाल रहे हैं और डाल के हम आगे भी बढ़ रहे हैं। मित्रों, जैसे एनर्जी की बात मैंने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी में आज विश्व में अगर 100 रुपीज की ट्रांजैक्शन होती है तो 46 रुपीज ट्रांजैक्शन केवल भारत में होती है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आज रोजमर्रा की जिंदगी में सभी इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों के पास आ चुकी है। ये अनअवॉइडेबल हो चुका है। भारत की जो क्रिटिकल नॉलेज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है, भारत के लोग कोई बैंक से अभी पैसा नहीं उठाते, क्यों लगा के एटीएम से जाके पैसा उठाते हैं। भारत की कितना भी गरीब आदमी हो आजकल वो फोन पे करता है, अपने फीचर फोन पे ही पे कर देता है। उसकी अर्थ तो टेक्नोलॉजी सावी है, हमारी उसकी एडेप्टेबिलिटी अच्छा है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन वो कैपेसिटी है। मित्रों, हम सभी को मिलके, हम जो सरकार में हैं, जो सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, जो सिविल सोसाइटी की लीडरशिप है, आधुनिक समय में नई दुनिया में भारत आने वाले 25 साल सिर्फ अपने आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाला है, दुनिया की समस्याओं की समाधान भी दे सकता है। इस कमिटमेंट के साथ आप भी काम कर रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरे को अच्छा लगा, मैं किसी भी कारण से कुछ नए मित्रों के बीच में आ पाया। और व्यक्ति की जिंदगी में मित्रता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, वही चीज काम आता है। और मैं रुबेन दा के प्रति व्यक्तिगत रूप में आभारी हूं। उन्होंने मेरे को आप जैसे नए लोगों के साथ मिलाने का अवसर दिया। मैं कभी आपकी वर्कशॉप की आउटकम क्या हुआ, यहाँ आए हुए महानुभावों की इस वर्कशॉप में परामर्श क्या रहा, आप लोगों की फाइंडिंग्स क्या रही, और आगे मिलकर कैसे 100 तक पहुंचेंगे, इंडिया 100 तक अमूर्त काल में हम कैसे चलेंगे, इस विषय में मैं कभी आपको आज निमंत्रण देके जा रहा हूं। कभी निकट में आप आइए, मैं आपसे विस्तार से घंटा 2 घंटा आपसे समझना चाहूँगा और मेरे को उसमें निर्णय करने में सुविधा होगी। फिर मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ, आपने मेरे को बुलाया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आभार। आज अपने पार्लियामेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है जो आप सर प्लेस कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा भी है सर, उसमें से भी आपने समय निकाल करके आज हम लोग के साथ आए सर। यह जो हमें बहुत ऊर्जा दिया है हम सभी साथियों को सर, और एक बहुत ही कुशल प्रशासक जैसा सर आपने एक रिपोर्ट
आज ही विमोचन हुआ और आपने आज ही एक सर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उसमें फ्लैग किया सर। मैं सर आपको और एक रिपोर्ट भी शेयर करूंगा सर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने रिलीज किया था सर, वो सर उद्यमिता और दक्षता पर था, और उसमें यह जो रिस्पोंडेंट का जो बहस आपने बताया सर वो नहीं है सर, वो अभी हम लोग आपके साथ सर जरूर शेयर करेंगे। दूसरा सर, मैं आपको सर एक छोटा समय लेता सर ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के बारे में सर आपको अवगत कराने के लिए। सर हम लोग वुमेन फर्स्ट, कम्युनिटी फर्स्ट, गांव में, परिवार में सर हम लोग महिलाओं के साथ और महिला समूहों के साथ मुख्यतः काम करते हैं, मुख्यतः या अधिकांशतः कह सकते हैं सर हम लोग काम करते हैं। आजीविका मिशन के साथ सर हम लोग बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं, और एक सर्वांगीण रूप से सर जिस तरह से नाना जी का सपना था सर एक सशक्त, समग्र, संपन्न गांव बनाने का सर, यही सपना लेकर के हम लोग जो हिंदुस्तान के सबसे अंतिम 2.0 गांव हैं, 1 लाख गांव को सर हम लोग केंद्र बिंदु बना करके काम कर रहे हैं सर। आज आपने जिस तरह से सर मार्गदर्शन दिया है, शिक्षा, सिविलाइजेशनल एथॉस, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करके सर, यह हमारा सर जो पूरा इंडिया रूरल कोलोक्वी ये 18 जुलाई से सर शुरू हुआ, और 18 जुलाई से सर जैसे आपने एनईपी में सर मातृभाषा को प्रासंगिक और उसके सही स्थान देने का सर आपने बात किया, उसी प्रकार से सर हम लोगों ने भोपाल, रांची और रायपुर में, और वो पूरी सर मातृभाषा में वो चर्चा हुई थी सर। उन चर्चाओं को समावेश लेकर के हम लोग 1 से 8 अगस्त तक सर, वो जो अगस्त क्रांति का हफ्ता है सर, उसमें हम लोगों ने ये चर्चा की। और अभी जो चर्चा हो रही थी सर, वो पूरी ही सर नागरिक के नज़रिए से सरकार और समाज को किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं सर, वो भी मातृभाषा में ही हो रही थी सर। तो आपने सर एक इस चर्चा में जो प्रासंगिकता लानी थी तो वो बहुत अच्छे से लाए सर। इसके बाद की चर्चा सर एनईपी का ग्रामीण प्राइमरी स्कूल्स में सर, और आपने जो बुनियादी जो एनईपी का फोकस है सर बुनियादी शिक्षा पर, फाउंडेशनल, उस पर सर हमारे बहुत से साथी सर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग हमारे साथ सर 8 स्वयंसेवी संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी सर संस्थाएं आपके साथ भी काम करती हैं सर, मंत्रालय के साथ भी सर, उनके साथ हम लोग मिल करके गाँवों में सर्वांगीण रूप से शिक्षा को कैसे समावेश करके एक अच्छा विकास का प्रारूप तैयार कर सकते हैं सर, उस पर कार्य करते हैं सर। आपको जान के खुशी भी होगी सर, यह पूरा जो हमारा कोलोक्वी है सर, वो रिनेसा पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है सर। पुनर्जागरण के साथ सर हम लोग जो सिविलाइजेशनल इथॉस की आपने बात की, उससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं सर कि भारत में जिस समय सर देश स्वाधीन और गांव स्वाधीन था, और उस सार्वभौम सर, आपने सोवरेंटी का भी प्रयोग किया सर, उस तरह के सार्वभौमिकता वाले गांव, सर्वसंपन्न गांव, समृद्धशाली गांव को किस प्रकार से बनाया जा सकता है सर। तो ये पूरे सर 1 से 8 में हम लोगों ने इन कई विषयों पर चर्चा की है। आज ही चर्चा सर एक आपने बड़ी अच्छी सर बात कही सर, शिक्षा के साथ दक्षता और उद्यमिता को साथ लिंक करने का, और ये हम लोग का सौभाग्य है सर, वो दोनों ही विभाग आपके पास हैं, एमएसडी सर, हम लोग मंत्रालय के साथ बड़े क्लोजली वहाँ काम भी कर रहे हैं सर। और आज एक चर्चा फ्यूचर इज यंग सर, जिसमें सर स्पेसिफिकली हम लोग सर एनईपी की, अभी तुरंत इसके बाद एनईपी का गांव में क्रियान्वयन पर चर्चा है, उसके बाद सर ये चर्चा दक्षता उद्यमिता के साथ गांव को कैसे एक हम समृद्धशाली खासकर युवा शक्ति के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, उसकी बात करेंगे सर। और इस दौरान पूरे में सर हम लोग ने क्लाइमेट रिजिलियंस पर है ना चर्चा की, एक पूरा सेशन सर टेक्नोलॉजी पर था, और आपने सर डिजिटल पेमेंट का चर्चा किया, विजय शेखर जी सर उस चर्चा में भाग लिए थे। और सर्वांगीण रूप से सर, और हम कभी आपसे समय लेकर के पूरा सर ये पूरा 18 जुलाई से लेकर के सर 8 अगस्त आज का सर फिनाले है, और हमारा सौभाग्य कि आप आए हैं सर, इनको हम लोग समाहित करके किस प्रकार से सर एक नए गांव, और वो गांव जो इंडिया एट 100 का गांव होगा, और कल जैसे चर्चा थी सर जिसमें एक हैबिटेट के बारे में चर्चा की है सर, आदरणीय सेक्रेटरी एमओपीआर थे, उन्होंने उसका एक रूपरेखा भी रखा सर, क्या न्यू हैबिटेट किस प्रकार का होगा, और हैबिटेट सर्विसेज और ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विसेज की चर्चा की थी सर। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप आज अपने समय निकाल करके हम लोगों को जो दिशा दिया, मार्गदर्शन दिया, और इन सभी कड़ियों को सर हम लोगों ने समावेश करके जोड़ करके इस कोलोक्वी यानी हमारे चर्चा के लिए सर विषय बनाया है।
और मैं सर आपके न जाने के पहले एक रुबेन दा से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सर ये किताब आदरणीय मंत्री जी को सर हमारा जो विलेज स्क्वायर फेलोज की किताब है सर आदरणीय मंत्री जी को आप प्रस्तुत करते हैं सर। ये सर हाँ, सर मैं बोल रहा हूँ आप 2 मिनट इस बुक के बारे में ये आप सर दादा का है सर आप बोल रहे थे दादा वो द्रोणाचार्य है ना सर ये द्रोणाचार्य का है। थोड़ा माइक पे आगे बोलते हैं जो ये बुक के बारे में। So in a nutshell, because he doesn't know, so this Rural Media Fellowship is an extension of what TRIF and Village Square does. So we train 10 boys and girls who were reporting from extensively from across the country. This is yours. So basically the idea was to bridge this urban-rural divide, and for 9 months these young boys and girls traveled across the country reporting. I happen to be their mentor, and the best of the stories have been reflected in this copyable book. So there are about 20 stories. It's a fantastic copyable book. So gift it to you. Thank you. इस देयर ऑन दी टेबल्स हर टेबल पर भी है। आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इसको न जरूर देखें। और सर और कॉपी भी है सर। हाँ और 2-3 कॉपी है। आप ही कॉपी लेकर आ जाओ। This is a small gift from us sir. This is हम लोग से विलेज स्क्वायर से एक गांव की तस्वीर सर अर्बन इंडिया के लिए लेकर के आते हैं। Hey, what about his packet? His packet is this. This is his packet. पैकेट इज इम्पोर्टेंट। Thank you so much. Your carry. So much. Thank you so much. Bye-bye. Everyone is requested to settle down. We are going to resume our first session now. Requesting everyone to settle down, please. We'll be now beginning our first session and resuming our first session again. Handing over to Jitendra ji. Thank you. तो हम इस सेशन को फिर से रिज्यूम करते हैं। आप सभी लोग मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो निताशा जी कैनवास पे डिज़ाइन कर रही है उसको देख रहे होंगे। जो सारी चर्चाएं हम लोग सिस्टम के साथ में कर रहे थे, सिटीजन्स और सिस्टम के इंटरेक्शन की, उसका एक कैनवास भी हमारे साथ ही साथ रेडी होता जा रहा है। तो आप उसको भी देखिए, उस पर हम लोग पूरे कमेंट्स लेंगे हमारे पैनलिस्ट के। और मैं सिटीजन्स के साथ में चर्चा के बाद में इन सिटीजन्स से हुई चर्चा पर कमेंट्स करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जनपद स्तरीय अधिकारियों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस चर्चा में हमारे साथ में, श्री राजेश गुप्ता जी और श्री राजेश गौतम जी। राजेश गुप्ता जी जनपद पंचायत राजपुर, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश में ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं शिक्षा विभाग के साथ में, और इनका सपना है कि सभी शालाएं आदर्श शालाएं हों। आपका स्वागत है राजेश जी, प्लीज कम ऑन दी डाइस। राजेश गौतम जी आदिवासी बहुल जिले मंडला में विकास विस्तार अधिकारी हैं और बीडीओ समकक्ष
सारे कार्यक्रमों को देखते हैं, ज़्यादातर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को ये मॉनिटर करते हैं, उसके नोडल भी हैं, और ये अपनी जानकारी के चलते इंसाइक्लोपीडिया भी कहलाते हैं कई सारे कार्यक्रमों के। मैं आपका स्वागत करता हूं सर चर्चा में। तो वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन नाउ विद द ब्लॉक ऑफिसर्स। हाँ, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ हमारे सामने जो इन लोगों ने इश्यूज़ रखे, मुझे 2-3 चीज़ों के बारे में संक्षिप्त में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ओवरशूट कर गए हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे कि एक तो ये लोग जो हमारे साथ आए हैं ये बहुत ही यूनिक लोग हैं। एक तो मुझे जवाब दीजिए कि बताइए, मतलब जवाब नहीं, ये हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी कम्युनिटी और सरपंच लीडर इस तरह के काम क्यों नहीं कर पाते, संक्षिप्त में, ठीक है। और दूसरा जो मुझे एक अकर किया कि जैसे हमारा सैनिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, कई देर से चल रहा था, लेकिन हर जगह वो नहीं हो पाता जो कि हमने देखा यहाँ पे हुआ, जो उन्होंने बताया, तो वो क्यों नहीं हो पाता है हर जगह, तो थोड़ा सा ये बताइए। तीसरा ये बताइए इसी परिप्रेक्ष्य में, जैसे इन्होंने कहा कि हमें हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे यहाँ होना चाहिए, या कि इन्होंने बताया कि एक आंगनवाड़ी चल रही थी इतने दिनों से जिसकी बिल्डिंग नहीं थी, है? तो ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। तो ये चीज़ें हम कितना एड्रेस कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, और क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, चाहे आप स्कूल के बारे में बताएं कि क्लास 12 स्कूल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस तरह से। आदरणीय मंच, आप इसमें मैम जैसे बहुत सारी चीज़ें जो ग्राउंड लेवल से आती है उसको हम जहाँ पहुँचाना है, जिला लेवल पर जिन अधिकारियों को बताना है, तो वो सारी बात हम वहाँ तक पहुँच जाते थे, लेकिन उसको जैसे हम कहें कि क्रियान्वयन में बहुत देर लगती है। जैसे मान लीजिए, मैं सपोज दैट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी कारणवश कोई स्कूल की बिल्डिंग थोड़ा सा खराब हो गई, इट मे बी कोई भी कारण हो सकता है, उसकी रिपेयरिंग के लिए हमको कुछ फंड चाहिए। तो जैसे हमने बनाकर भेजा प्रस्ताव, वो जिले पर जाएगा, जिले से राज्य में जाएगा, राज्य के बाद फिर वो कितने दिन में आता है, तो उसको बरसों लग जाते, कभी 1 साल, कभी 2 साल भी लग जाते। आपका कोई कंट्रोल नहीं? हमारा कोई कंट्रोल नहीं उस पर, क्योंकि हम सिर्फ उसको ऐसे जो हैं मैटर, उसको हम सिर्फ फॉरवर्डिंग एजेंसी, नथिंग एल्स। और ये जो ऐसे जैसे बात आई हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो उसमें एक जो पॉलिसीज है उसमें है कि 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी होना चाहिए। अब उस क्राइटेरिया में वो नहीं आता है, तो वहाँ डिफिकल्टीज है, फिर भी वो हम लोगों के स्तर पर वो सॉल्व नहीं हो सकती, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जबकि जो कि ये कह रही है कि जैसे इन्होंने बताया कि भाई हमारे वो लड़कियां नहीं जा सकती वो दूर के हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उस गांव की एक स्पेशल नीड है, पर आप नहीं उसमें कुछ ज़्यादा कर सकते। क्या आप कम से कम एप्लीकेशन पहुंचा सकते हैं? ये मैंने बताया ना मैम, ये काम हम करते हैं, ये फॉरवर्ड जो, पर आपको कोई अश्योरेंस रहती है कि जो आपने कहा है वो हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं मैम, इसमें हमारा फिर ये आपने फॉरवर्ड किया और खत्म। अच्छा, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। अच्छा, दूसरा आप थोड़ा सा कुछ जवाब दें हमको कि जैसे SBM है, स्वच्छ भारत मिशन, हाँ, इनका चल रहा था, कितनी देर से चल रहा था, पर जब तक ये नई सरपंच नहीं आई तब तक ये वास्तव में नहीं हो पाया था। तो ये क्यों ऐसा होता है सामान्यतः? स्वच्छ भारत मिशन जैसे कि पहले TSC के रूप में 2006 से अपन ने किया था। शुरुआती दिनों में हम लोगों ने अपने स्तर पर ये कोशिश की थी, विशेष करके हमने सरपंच को ही हमने चुना, और जो सरपंच बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, हमको सफलता थोड़ा विलम्ब से मिली है, नो डाउट। 2006 के बाद से आज इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर परिवार स्वयं उठ कर के आ रहा है और वो कहता है कि मुझे शौचालय पहले चाहिए।
बहुत से स्लोगन्स थे, बहुत से प्रयास किए, लेकिन हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर जो थे हमारे ब्राह्मण हमारे सरपंच ही बने और कुछ चिन्हित पंच। और जहाँ पर भी ऐसे लोग हमारे सामने आकर के जुड़े हैं, हमारे प्रयासों में मतलब कमी नहीं रही है, हमारे प्रयास शासकीय स्तर पर चलते रहे हैं, लेकिन जब हमको पंचायत लेवल से और हमारे ग्रास रूट लेवल से लोगों का सहयोग हमको मिलना शुरू हुआ, निश्चित रूप से उसमें हमारी अचीवमेंट दोगुनी हो गई। मैं 2-3 पड़ाव हैं, मैं शासकीय सेवक में हूँ, तो 2-3 पड़ाव मैं बता दूं कि जो अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए 2-3 जो स्टेप हैं। एक तो मैं वर्ष 1994 को मानता हूँ, जिसमें हमारे 3 स्टेज पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। हमारे पास इतना ज़्यादा मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए ग्रास रूट लेवल पे हमको सहयोग करने के लिए, और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। सेकंड में 2006 के आसपास ये जो हमारे कुछ सोशल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी जो एडॉप्ट की गई, उसमें हमने देखा जैसे मनरेगा थी, अपना सैनिटेशन कार्यक्रम में ये आया। और 1912 के आसपास जब हमारा NRLM का गठन हुआ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में मैन पावर आया, और आज जो हम अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे पब्लिक पावर का बहुत जी उस पावर का बहुत योगदान है। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि हम शासकीय एम्प्लॉइज के रूप में कितना कर पाएंगे, लेकिन आज ये ग्रास रूट उठ करके आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आज के इस आयोजन में मैंने लोगों के व्यूज सुने, तो कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बोला हूँ, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे दुनिया कहाँ तक आगे बढ़ चुकी है, और ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे लिए ये आज प्रशंसनीय है, और मुझे सौभाग्य इस बात का कि मैं आज आप लोग के साथ जुड़ पाया और मैं इस फोरम में आपके साथ हूँ आज। क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं आप लोगों से बस कहूँगी ब्रीफली कि जब आप कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया काम, तो आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में दोनों लोग बताइए, आपको कहाँ से मदद मिलती है और कहाँ से आपको कठिनाई? कोई सोच लीजिए कुछ आपने करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसके बारे मैं एक में। एग्जांपल दे देता हूँ। नवंबर 2022 से अभी जैसे पेशा की चर्चा हो रही थी, और मैं मंडला जनपद में हूँ, और एक मेरी पंचायत में एक अंतर्राज्यीय पशु मेला लगता है। जब से पेशा लागू हुआ है, तो पेशा लागू होने के पश्चात चूंकि मैं विगत 6 सालों से उसका एडमिनिस्ट्रेटर था उस पशु मेले का, और जिसकी नीलामी होती थी लगभग 40 लाख रुपए एक वर्ष की। जैसी पेशा एक्ट लागू हुआ, इनिशिएटिव मैंने लिया, मैंने संबंधित पंचायत को अवेयर किया, हमने कहा काम करिए कि हम लोग करते हैं, जनपद क्या आएगा बहुत बड़ा हिस्सा है वो, लेकिन अगर ये पेशा एक्ट के माध्यम से यदि आज आपको इतना पावर मिल गया है, यदि आप लेना चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगा। और मैंने कोशिश की, होली के 3 दिन वाला मेला लगता है, 115 दिन का रहता है, 3 दिन के में लगभग उनको 28 लाख का एक बेनिफिट हुआ। मतलब उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स मिल गया उनको, और ये पेशा एक्ट की ग्राम सभा के माध्यम से मैंने करवाया। जैसा कि हमारे राजावत जी कह रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम रहते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम टैक्सेशन को ज़्यादा फोकस करें। जैसे बहुत से टैक्सेशन ऐसे, आवास कर है, भूमि की परमिशन है, विद्युत कर है, जल कर है, लोग प्रॉपर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उससे क्या होता है कि जब व्यवधान आता है तो व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। तो टैक्सेशन के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है कि लोग टैक्सेशन कर रहे हैं, और उससे ग्राम पंचायतों की आय सुदृढ़ हो रही है। थैंक यू। इसमें मैं कुछ बातें बताना, जैसे मैम शिक्षा विभाग में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो जाति प्रमाण पत्र स्कूल से तैयार होते हैं, फिर उसमें टीप लगती है पटवारी की, और फिर वो लोक सेवा केंद्र में जाता है और SDM उसको बनाकर, तो बनाना किसको है, शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचा, तो वो इसमें कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो समय से बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। तो एक काम जैसे ये, जैसे बहुत सारे विभागों को मिलकर करते हैं, तो उसमें अब जैसे मैंने मेरा काम किया, अब उसके बाद मेरी कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि उसमें पटवारी, क्योंकि पटवारी के ऊपर मैं उस नियंत्रण नहीं है, तो वो पटवारी ने कब उसको फॉरवर्ड किया, लोक सेवा में कब जमा हुआ, और फिर SDM में वो ऑनलाइन है, लेकिन वो फिर भी इतना जितने फॉर्म ऑनलाइन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इस वजह से एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। कई डिपार्टमेंट्स जी साथ काम करना, हाँ, जैसे ऐसे तो बहुत मुश्किल है, जैसे PM पोषण आहार है, हाँ, जिसको MDM अपन बोलते हैं। अब MDM स्कूल में बनता है, लेकिन स्व सहायता समूह बनाता है उसको। स्व सहायता समूह बनाने का काम उसको सारा जो
उसकी जो रसोइयन है उनको पैसा जारी करना, उनकी मॉनिटरिंग, वो सारा जनपद करता है। मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग करता है। उसको जो खाद्यान्न उपलब्ध कराता है वो खाद्य विभाग कराता है। तो वो सब साथ करते हाँ। हाँ, तो- बहुत, और कोई कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी नहीं है? हाँ। अब मान लीजिए जैसे मैं बताता हूँ कि एक जगह कंट्रोल दुकान जो है वो नहीं खुली, तो अब हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकते, क्यों नहीं खुली, क्या कारण है, तो नहीं मिला खाद्यान्न उसको, तो उसने भोजन नहीं बना। तो ये ऐसे बड़े से मामले आते हैं जिसके कारण बड़ी कठिनाई होती है। बहुत दूसरा एक छोटा सा और जिसपे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा जिन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, एक 1.5 मिनट लूँगा मैं। मेरे को जो ध्यान में आया कि बगैर कम्युनिटी के हेल्प के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जिस दिन हम ग्राम के लोगों को ये बताने में सक्षम हो गए कि ये जो गांव है वो आपका परिवार है, सारी चीज़ें उसमें, चाहे वो शासकीय हो कि आपकी स्वयं की हो, सारी चीज़ें एक परिवार की है और आपको इसको संभालना है, तब तक कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने कुछ बैठकें लेकर, ये जैसे मैं जब मिला था ट्रिप से, और इनकी जो कुछ संस्थाएं जो दीदी वाली, तो दीदियों से मिलकर मैंने कुछ स्कूलों में बालिका शिक्षा से संबंधित बड़ी दिक्कत थी, बच्चों को भेजते नहीं थे। 8वीं पास हो जाए तो जैसे बताया ना कि वो 9वीं में उनको प्रवेश नहीं दिला, तो मैंने वहाँ की महिलाओं के साथ वो दीदियों के समूह से बात की, उनको बिठाया। मैंने कहा आप बताइए कि ये बच्चे यदि पढ़ेगी नहीं तो जैसा आप हैं, आप भी मैंने कहा 5वीं 6वीं कोई पास है, तो ये कैसे वो आगे बढ़ पाएगी। तो फिर उनको समझ में आया, उन्होंने जाकर बात की, गांव में बात की, अपने परिवारों से बात की। और ऐसा घर में हम जरूर बोलते हैं, अभी एक विषय आता है कि वुमेन वायलेंस का, लेकिन फिर भी महिलाओं की घर पे चलती है, ये तो सत्यता है। तो गांव में तो विशेषकर महिलाओं की चलती है, वो जो एक बार यदि बोल दे तो फिर सुनना पड़ता है। तो इसमें उन्होंने फिर बहुत सहयोग किया, लेकिन पूरी हर जगह वो कम्युनिटी हमको सहयोग नहीं कर पाती, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा जो हमारी जितने भी शासकीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जल्दी खत्म जी, करिए बात। हाँ। तो उसमें मतलब लोगों को ये लगता है कि ये शासकीय काम, जैसे शिक्षा देना है तो सरकार का काम, शिक्षा देना सरकार का काम है, लेकिन लेना आपकी जिम्मेदारी। जैसे बच्चे हमारे यहाँ पर 3 बजे बाद यदि शिक्षक पढ़ाना भी चाहे तो वो नहीं रुकना वो रुकते नहीं, बोले हमको जानवर चराने जाना है। तो ये एक बड़ा इशू आता है, उसमें शिक्षक यदि चाहता भी है तो वो नहीं कुछ कर पाता। सब बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कि हमको डिफिकल्टीज आती है। बहुत धन्यवाद। हम अगर आपको और सुन पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन समय कुछ ऐसा वो गड़बड़ हो गया है। मैं बोल एक आधे मिनट में, जैसे कई बार मैं एक एजुकेशन में ये भी देखता हूँ कि हम लोग, मैंने अभी तक जो देखा एजुकेशन में, कि हम लोग सिर्फ उन्हीं को पुरस्कार देते हैं जो टॉप आते हैं, मेरिट में आते हैं, पढ़कर अंक लाते हैं, उन्हीं को हम। बाकी मान लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में नहीं ठीक है, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में अच्छा करता है, स्कूलों में, गांव में, तो उसको कोई मतलब पुरस्कार नहीं है, कोई उसका प्रोत्साहन नहीं। तो इस ओर हमने सोचना चाहिए थोड़ा सा, बस इतना मेरा रिक्वेस्ट। नहीं, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इनको हमें बहुत ज़्यादा सुनना था, वो हम नहीं सुन पाए हैं समय की वजह से, क्योंकि अब मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में, क्या पसंद करेंगे लोग? हाँ, हिंदी, चलिए। हाँ 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 हाँ। नहीं, कई बार साउथ में से कोई होता है जो नहीं पसंद करता है, ऐसा कोई है नहीं। देखिए, ये बहुत ही एजुकेटिव सेशन रहा है मेरे लिए भी, मुझे भी इसमें बहुत कुछ पता चला। एक तो बहुत बढ़िया सुंदर हमने क्या देखा और क्या सीखा, वो आपके सामने जो है वो इस वक्त चित्र के रूप में बनाया गया है, तो कृपया उसको सब लोग थोड़ा सा देखते रहें। इसी बीच में मैं अपनी कुछ जो मुझे समझ आया है वो कहूँगी। इसमें एक आज की जो चर्चा हुई उसमें वैसे तो बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं, पर जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती हैं मैं उनको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। एक तो ये बहुत क्लियरली आ गया कि आपका जो सिटीज़न है, जो नागरिक है, वो एक सेंटर में है। और कोई भी अगर आप, क्योंकि मेरा काम है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इससे हमें जो हमारी
प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में क्या पता चलता है। तो एक बात तो ये क्लियर है जो आपने सुना कई जगह से कि जो अपना नागरिक है, सिटीज़न है, वो इसके सेंटर में है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है वो हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो जो आपकी महिलाओं के बारे में इन लोगों ने आपको बताया कि कितनी इनको मुश्किल होती है सिंपल से सिंपल काम करने में। दूसरा फिर ये बताया गया कि जैसे लोग कई बार कोऑपरेट नहीं करना चाहते, चाहे जैसे कि उसके लिए डिलीवरी के लिए अगर आपको हॉस्पिटल ले जाना है या किस तरह की खुराक खानी है या बच्चों को स्कूल में ज़्यादा टाइम देना है, इसमें हमें हमेशा कोऑपरेशन नहीं मिलता है। दूसरी ओर आपने ये भी देखा कि जो हमारी जब लोगों को एक वो ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, जैसे कि SHGs हैं या VOs हैं, तब वो बहुत अनयूजुअल काम भी कर पाते हैं। तो ये दोनों पिक्चर्स हमारे साथ हैं और इससे आई थिंक एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि अगर हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना है तो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो समझ मुझे आता है कि कई से एग्जाम्पल आए कि जब सरपंचों ने या पंचों ने लोगों को समझाया तो वो टाइम लगा। क्या कुछ बोलना है? हाँ, जो उनको टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए। तो एक ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हमारे प्रशासनिक स्ट्रक्चर को देखें, मैंने इसको एनालाइज किया है डिटेल में। हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कहीं भी कम्युनिटी एजुकेशन और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का क्लियर प्रावधान नहीं है। देयर इज़ नॉट, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ज़िले लेवल पे या हमारे पास कोई ऐसी क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम कम्युनिटी एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे एक व्यवस्थित रूप से। अब अगर किसी प्रोग्राम में हो जाता है तो वो हो जाता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। जैसे पानी के बारे में कई चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझानी होती है, पर अगर आप देखेंगे जो पानी से जो विभाग डील करते हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर ही होते हैं उसमें, जबकि हमको लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है कमी हमारे प्रशासनिक ढांचे। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की, जो आपके ये इतने बढ़िया ग्राम पंचायत के लोग आए, तो जब ये तो लोग बहुत लीडर्स हैं, ये तो बहुत अनयूजुअल लोग हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि पहले लोगों का ग्राम पंचायत में विश्वास नहीं था, और जब उनसे पूछिए कि ग्राम पंचायत में क्यों विश्वास नहीं था तो वो कहते थे हमारा काम नहीं होता है। तो अगेन ये जो हमारी ग्राम पंचायत की एक डिसएम्पावरमेंट है कि लोग जाके अपना काम वहाँ नहीं करा पाते हैं। वो इसलिए नहीं है कि ग्राम पंचायत के लोग करना नहीं चाहते हैं, पर इसलिए कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है। अगर मेरा नाम किसी सूची में नीचे है तो नीचे है, ग्राम पंचायत मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकती है। ग्राम पंचायत के पास पैसे नहीं इतने होते कि वो जो वहाँ की वास्तविक नीड है उसको एड्रेस कर सके। तो ये जो डिसएम्पावरमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत है, और एक अभी वो बताया था एक सरपंच ने, वो और टाइम होता तो और बात करते, कि जब उन्होंने अपना विकास अपने एरिया का शुरू किया तो उनके पास बहुत सारी स्कीम थी और उनको हर चीज़ को उसमें फिट करना था। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। इनफैक्ट मैं एक बार एक अवार्ड कमेटी में थी तो एक कलेक्टर को अवार्ड मिला था सारी चीज़ें फिट करने के लिए। तो ये जिस तरह से हम अपने पैसे को भेजते हैं कि ये इसके लिए है, ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, तो एक जो लोकल लीडर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास जो है वो इससे कर सकूं। तो ये जो हमारी स्कीम ओरिएंटेशन है ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोकल लेवल पे। तीसरी बात जो मैं कहूँगी जो मुझे समझ आया वो है, जैसे जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हमसे बात की,
जो कि लोग बिल्कुल ग्रास रूट्स पे बात करते हैं। देखिए, ये 1990 से एक ये बहुत बड़ा अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शुरू हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, कि जो ज़मीन पे कार्यकर्ता है गवर्नमेंट के, वो काम नहीं करते, उनको कम से कम पैसे दो और उनको कॉन्ट्रैक्ट पे आप रखिए। मैंने जितना भी देखा है ये सही नहीं है। ओके, तो ये मैंने जैसे इन लोगों से पूछा कि अगर आप, ये तो खैर बहुत अनयूजुअल लोग हैं, कि अगर आप ये कुछ अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाते हैं तो एएनएम कोऑपरेट करती हैं? हाँ करती हैं। पटवारी ने कोऑपरेट किया? हाँ किया। तो ये एक बड़ी धारणा है जिसकी वजह से जो हम ग्रास रूट ब्यूरोक्रेसी है, हमारी फ्रंटलाइन की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार 1990s के दशकों से वीकन करती गई और उस पर पैसे बचाती गई। तो ये जो एक है, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस जो है वो हमारे सिस्टम में है, कि बिल्कुल एंड जहां हमें एक्चुअली काम करना है वहां हम जो सुविधा नहीं देते हैं, हम उनको सही सैलरी नहीं देते हैं, और उन पे बहुत सारे काम थोप दिए जाते हैं। जैसे कि आप दुनिया भर के सर्वे करो, अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं दिया आपको काम मुझे नहीं पता है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर को हर डिपार्टमेंट जो है वो कुछ भी काम देता है। और जबकि अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर का वो देखें कि उन्हें क्या क्या करना है, किसी का सिर चकर आ जाए जो जो उन्हें करने का वो है। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस हमारे सिस्टम में है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्रास रूट्स वर्कर को स्ट्रेंथन करेंगे, तो जैसे दो उदाहरण हमने देखे यहाँ पे, इन लोगों के साथ जो डेली संपर्क होता है, उससे क्या है, आपका मोटिवेशन एक दूसरे लेवल का होता है। इसीलिए कई आप देखेंगे कई वरिष्ठ अधिकारी भी अपने फील्ड को बहुत याद करते हैं, क्योंकि वो टाइम है जब आप जाके एक्चुअली लोगों के साथ काम करते हैं, और उससे जो आपको प्रेरणा मिलती है वो आपको किसी ऑफिस में बैठे कभी नहीं मिलती है। और उसी कड़ी को हम वीक करते जाते हैं। तो ये एक मुझे तीसरी बात समझ आई। चौथी बात जो मुझे समझ आई, जो हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारियों ने हमें बताया, कि इनके पास भी क्या ऑटोनॉमी है। देखिए, तो ये इनके पास अगर ये रिक्वेस्ट आती है तो ये उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नॉट ओनली ये कुछ नहीं कर सकते, ये फॉलो अप भी नहीं कर सकते। आप अपने उच्च अधिकारियों को ये नहीं कह सकते कि जी मैंने आपको कहा था कि ये करना है, आपने किया कि नहीं किया। तो वो फिर सारा भगवान भरोसे टाइप अगर आप कहें वो चलता है, कि उन्होंने किया तो किया, उनकी क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये एक जो लिंक होना चाहिए हमारा कम्युनिटी और कम्युनिटी इश्यूज से, ये इस पूरी हायरार्की में कहीं दब जाता है। और दूसरा जो इन लोगों ने कहा कि ये जो स्कीम्स हैं, ये जो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है, ये मेरी कई और जो मैंने काम किया उसमें भी आ रहा है, कि जैसे ही आपको कोई एक तो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, किसी और कंट्री में इतने डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 35 से 40 के बीच में डिपार्टमेंट्स काम करते हैं एक साथ, 35 से 40। और जैसे ही आप, अच्छा, और कोई खास कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि आपकी पंचायतें वीक हैं। तो जैसे ही आपका कुछ इंटर डिपार्टमेंटल काम आता है तो किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी जो है हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मैं और भी मुझे कई चीज़ें आई हैं, और एक करप्शन की बात जो आ गई कि लोग जो झगड़े होते हैं लोगों में, आप पुलिस के पास जाते हैं फॉर रिजोल्यूशन, आप वहाँ पैसे देते हैं, और फिर आपका कोर्ट सिस्टम इतना ओवरबर्डन्ड है कि उसका केस का कभी कोई निपटारा नहीं होता है। तो ये भी एक बात जो है वो सामने आई। तो ये मैं और नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कम है, तो मुझे और कई चीज़ें भी इसमें से समझ आई हैं, पर ये जो 4-5 मुख्य चीज़ें हैं, ये हमारी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको बहुत ढीला करती हैं, और उसकी वजह से हम जो है, जो पॉलिसीज़ हैं,
जो गवर्नमेंट कहती है कि वो करेगी वो कई बार उस पे ग्राउंड पे डिलीवर नहीं कर पाती। धन्यवाद। I would like to request Arun Maharaj ji to please comment on the entire discussion and give us guidance. बहुत बहुत टाइम गुजर गया है। आप माला जी खड़ी हैं, आप खड़े हैं, अरे 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 बंद करिए, बोलिए ना, हम बोलना नहीं चाहते हैं। हमको आपने बुलाया था सुनने के लिए, और आपने ये लोगों को भी हमारे पास बुलाए जो बहुत दूर से दूर से आई हैं इनसे सुनने के लिए। मैंने बहुत सुना, बहुत सीखा, और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पर मैंने एक बात सीखी, बड़ी ज़रूरी बात सीखी। मंत्री जी जब आए और उन्होंने दिल से और अपने ज्ञान से हमको कुछ सिखाया, उन्होंने पहली बात यही कही कि आपकी रिपोर्ट में ये चार्ट उन्होंने देखा, पर मैंने भी देखा। उन्होंने ये कहा कि ये शिक्षा के बारे में रिपोर्ट है और बच्चों की शिक्षा के बारे में रिपोर्ट है। आपने जो सर्वे शुरू किया उसमें एक महिला और 3 आदमियों की बातें आपने सुनी, तो मतलब उसके बाद जो भी निकला ये आदमियों की बात है, ये महिलाओं की बात नहीं है। हम महिलाओं से सुनते नहीं हैं, हम आदमियों के बातें सुनते ही जाते हैं। और ये आदमी और महिला की बात नहीं है, पावर सुनते हैं। जैसे यही भी हुआ, आशा दीदी बोल रही थी, हम सुन रहे थे, हम और भी सुनना चाहते थे, परंतु मंत्री जी आ गए ना, तो इनको बंद कर दिया और मंत्री जी की बात सुनी। वो अच्छे आदमी हैं, दिल से एक बात कह, वो ये महिला की बात कह रहे थे, परंतु जैसे हम अपनी सब सर्वे करते हैं, जैसे हम अपनी बात घर में भी बातें करते हैं और मीटिंग में भी बातें करते हैं, हम पावर को आगे बिठाते हैं। हम बड़े बड़े लोगों से सुनना चाहते हैं जो काम करती हैं, जो हमारे सब परिवारों को बनाती हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ को बनाती हैं, समाज को बनाती हैं। हम उनका सुनते हैं नहीं, जो इकोनॉमी चलाते हैं हम उनका ही सुनते हैं। आप कह रहे थे पहले, आपने माला जी ने शुरू किया कि क्या कहा आपने, समाज नहीं, सरकार, बाजार और समाज। ये पीपीपी की बात भी हम सुन रहे थे। पीपीपी क्या होती थी? सरकार, बाजार और पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप किस में थी? बाजार, बिजनेस और गवर्नमेंट में। समाज कहाँ थी उसमें? तो इसीलिए सब जो ख्याल हो रहे होते हैं, डिसीजन बन रही होती है, पॉलिसी बन रही होती है, समाज को बीच में रखना चाहिए। ये बाजार, सरकार को थोड़ा सुनना चाहिए समाज की बातें। और अगर समाज की बातें सुननी है तो आपको बताइए, हम सरकार को बिना महिला से सरकार चला सकते हैं, चलाते रहे हैं। हम बिना महिला से बड़ी बिजनेस चलाते रहे हैं और चलाएंगे भी। समाज, महिला के ना होने से समाज हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकती हैं, नहीं, समाज नहीं हो सकती है। तो हम यही कह रहे हैं, ट्रिफ आपने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, पर हम सबको ये सीखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं और सुनना चाहते हैं, हम कहते हैं हम सुन नहीं रहे हैं। और क्यों सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं कंसल्टेंट था, सर्वे करना गवर्नमेंट में भी था। जो पहले इनपुट है उसके बाद हम मैथमेटिकल से ये सब परसेंटेजेस आपने लिखे हैं, पर मैं क्या परसेंटेज किसके हैं? फिर शुरू में यही था और उसके आपने काट के बताया इतने परसेंटेज। हम बहुत इम्प्रेस्ड हो गए हैं, वेरी गुड सर्वे। पर जैसे मंत्री जी ने कहा, आई एम सेइंग दिस ऑनेस्टली, अगर हमने दुनिया को बढ़ाना है, दुनिया की समाज को बढ़ाना है, अपनी समाज को बढ़ाना है,
नंबर को छोड़ दीजिए, लोगों की बातें सुनिए। डेटा डेटा आप कहते हैं, तो डेटा हम जैसे मंत्री जी ने कहा, अंत में हम कह रहे हैं कि हाँ इतना अच्छा डेटा है, पर शुरू में किसकी बात थी, इनकी बात होनी चाहिए। और बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Arun sir and Rashmi ma'am. Really insightful and sharp feedback for all of us to work on, and we really take this feedback moving forward. So now I'll be, yeah, sir, wait a minute, sir. We like to felicitate you with a small token of remembrance, sir. We are really thankful to Natasha. Our dearest Natasha is here. She has given a full comprehension of the entire discussion we have had today. And this is for our comprehension and remembrance of the discussion. So very, very thank you to Natasha. Yes, yes, yes. make a we'll- request to you Yeah. कि आप इसके बाद में रिपोर्ट लिखेंगे, दो फॉर टू रीजंस। एक तो और लोगों को बताने के लिए कि हमने क्या सीखा है, परंतु हमको भी सीखने के लिए कि हमने क्या सुना था, उससे क्या बात निकली है। और नताशा जी ये है, तो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू कि हम सब लोगों को भी प्रिटी क्विकली हमको दे दीजिए। आई लाइक टू सी कि मैंने क्या मिस किया है पिक्चर में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी सभी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो स्टेज पे आए, हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे एक टोकन ऑफ मेमोरी के साथ एंड अ फोटो। आप सभी का बहुत ही बहुत शुक्रिया, आपके बिना ये कॉन्वर्जेशन एकदम अधूरा होता। बट thank you so much and a very big round of applause. Thank you so much, Natasha. Natasha, can you come on stage once? Thank you so much. So we'll be now breaking for tea, sorry for a very delayed tea break, but we'll come back just in 5 minutes to begin with our next session.